जो कि है रोवर मिशन। रोवर्स ये छोटे से रोबोट्स होते हैं जिन पर पहिए लगे होते हैं ताकि ये लैंडर से बाहर निकलकर सरफेस पर मूव कर पाए। रोवर्स की मदद से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया जा सकता है चांद के सरफेस। पहला सक्सेसफुल रोवर चांद पर भेजा गया था नवंबर 1917। और गेस कर सकते हो कौन सा देश था यहाँ पर? एक बार फिर से सोवियत यूनियन। इसके बाद आखिरी कैटेगरी होती है मून मिशंस की, ह्यूमन मिशंस, जहां पर इंसानों को लैंडर में बिठाकर चांद पर उतारा जाता है और रोवर की जगह इंसान अपने पैरों का इस्तेमाल करके चांद की जमीन पर कदम रखते हैं। ये एक ऐसी चीज थी जो अमेरिका ने सोवियत यूनियन से पहले कर दी 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। नासा के द्वारा आखिरी ह्यूमन मून मिशन भेजा गया था साल 1972 में। तब से लेकर अब तक किसी ने चांद पर कदम नहीं रखा है और इन टोटल सिर्फ 12 लोगों ने ही चांद की जमीन पर कदम रखा है। ये सारे लोग नासा के थे। एक सवाल आपके मन में यहाँ पर आएगा कि पहला रोवर मिशन पहले ह्यूमन मिशन के बाद किया गया, ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि एक ह्यूमन मिशन के लिए एक सॉफ्ट लैंडिंग करानी काफी थी, लेकिन रोवर मिशन के लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जिससे रोवर को डेवलप किया जा सके। और ये नील आर्मस्ट्रांग मिशन के तौर पर प्लान किया गया। अगर वो मिशन एज पर प्लान जाता तो विक्रम लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी और उसके अंदर प्रज्ञान नाम का एक रोवर होता जो चांद पर उतरता है। सक्सेसफुल हुआ कब, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कई महीनों तक कि जो लैंडर है वो इंटैक्ट है, टूटा नहीं है। बस आकर इसरो के चीफ ने आकर एडमिट किया कि लैंडर एक्चुअली में क्रैश करके चकनाचूर हो चुका है। इसरो के मिशन कंट्रोल सेंटर पर स्क्रीन से दिखाया कि विक्रम लैंडर जब उतर रहा तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है जब वो करीब 2 किलोमीटर ऊपर था सरफेस से। जब वो करीब 335 मीटर ऊपर था सरफेस से, इसरो कांटेक्ट लूज कर जाता है। प्लान के अकॉर्डिंग 400 मीटर ऊपर पहुंचने तक विक्रम को अपनी ऑलमोस्ट सारी वेलोसिटी खो देनी थी, लेकिन 1 किलोमीटर की हाइट तक भी विक्रम की वर्टिकल वेलोसिटी 212 किलोमीटर पर आ गई। जो लैंडिंग स्पॉट क्या होगा? इन फोटोज लेने के लिए कभी वो स्टेबल हो ही नहीं पाया। जब उसने अपनी डायरेक्शन करेक्ट करने की कोशिश करी तो थ्रस्टर्स के मिस अलाइनमेंट की वजह से वो तेज घूमने लग गए। और यहाँ विक्रम के सॉफ्टवेयर में एक लिमिट लगाई गई थी कि वो कितना तेज घूम सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट हुई और इसी की वजह से अल्टीमेटली जाकर विक्रम क्रैश लैंड कर गया। हम अभी इतना ही जानते हैं। अब चंद्रयान 3 की बात करी जाए तो उसे लॉन्च किया गया है उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव चंद्रयान 2 नहीं कर पाया थे। कुछ गलती हुई, कम रखने के लिए काफी सारी मॉडिफिकेशंस करी हुई। पहले तो जो लैंडिंग एरिया है उसे बहुत बड़ा कर दिया गया है। जहां चंद्रयान 2 के लिए 500 बाय 500 मीटर का पैच था, वहीं इस बार चंद्रयान 3 एक 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर एरिया में कहीं भी लैंड कर सकता है। ये पिछली बारी से ऑलमोस्ट 40 गुना बड़ा एरिया है। दूसरा, चंद्रयान 3 में मौजूद विक्रम लैंडर को इस बारी ज्यादा फ्यूल दिया गया है ताकि वो ज्यादा देर तक हवा में रह पाए और सही लैंडिंग सही घूम पाए। तीसरा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स किए गए हैं ताकि विक्रम ज्यादा तेजी से घूम पाए अगर जरूरत पड़े। और चौथा, इस बारी विक्रम को सिर्फ फोटोज पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा लैंडिंग करने के लिए। चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसे आधा सक्सेस बताया जाता है। आधा सक्सेस इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 में जो भेजा गया ऑर्बिटर था वो अभी भी काम कर रहा है। इनफैक्ट आज के दिन तक वो चांद के अराउंड गोल गोल घूम के ऑर्बिट कर रहा है। तो चंद्रयान 2 के इस ऑर्बिटर ने जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली हैं उन्हें इस नए विक्रम में फीड किया गया है ताकि इसकी लैंडिंग की जगह सही से डिसाइड करी जा सके। और विक्रम लैंडर का जो डिजाइन है चंद्रयान 3 में वो मोर और लेस सेम है चंद्रयान 2 से, लेकिन थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करी गई है। जैसे कि इसके जो पैर हैं वो और मजबूत बनाए गए हैं और ज्यादा सोलर सेल्स लगाए गए हैं इस पर और सेंसर जो है वो इंप्रूव किए गए हैं। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 का भी मिशन ऑब्जेक्टिव वही है, चांद के साउथ पोल पर लैंड करना और एक रोवर उतारना। अब जो लैंडिंग की साइट है वो 70 डिग्री साउथ है, जहाँ पर कई सारे क्रेटर्स मौजूद हैं जो हमेशा शेड में रहते हैं, वहां पर कभी कोई धूप नहीं पड़ती और इसलिए माना जाता है कि उन क्रेटर्स के अंदर कुछ बर्फ मौजूद हो सकती है। यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि जब रोवर उतारा जाएगा चंद्रयान 3 के द्वारा चांद पर तो उसे सिर्फ 1 लूनार डे का समय मिलेगा अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए। 1 लूनार डे धरती के करीब 1 महीने जितना होता है, मतलब 2 हफ्ते का दिन और 2 हफ्ते रात समझ। तो उस हिसाब से जब मून पर लैंडिंग का समय आएगा 23 और 24 अगस्त के अराउंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये चांद पर लैंड करेगा और सबसे सिर्फ 14 दिन का ही समय मिलेगा रोवर को सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि चंद्रयान 3 में मौजूड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लूनर नाइट्स के लिए नहीं बने। तो चांद पर रात होती है तो टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है, -232 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नहीं जा सकता है। तो इतनी ठंड में कोई इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं करेंगे। इसलिए हमारे इसरो के चीफ ने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि इसकी लैंडिंग तब हो जब चांद पर सूरज निकल रहा हो, तब से लेकर हमें फिर 14 से 15 दिन का समय मिलेगा काम करने के लिए। और अगर लैंडिंग 23-24 अगस्त के अराउंड नहीं हो पाए
तो हम एक और महीना वेट करेंगे और इसे सितंबर में लैंड करवाएंगे। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो विक्रम लैंडर का वजन है करीब 1750 किलो और रोवर का वजन है करीब 26 किलो। रोवर का नाम एक बार फिर से प्रज्ञान ही रखा गया है। टोटल में 3 मॉड्यूल्स लगे हैं चंद्रयान 3 में, एक लैंडर मॉड्यूल, एक रोवर मॉड्यूल और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल। लैंडर और रोवर का मकसद तो आप जानते ही हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल का यहाँ पर मकसद है चंद्रयान को धरती के ऑर्बिट से बाहर निकालना और चांद की तरफ भेजना। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से ही ये लैंडर और रोवर पहले चांद के ऑर्बिट में आएंगे और जब ये 100 किलोमीटर के रेडियस में आ गए तब उन्हें लैंडिंग के लिए उतारा जाएगा। इस मिशन में कोई